पता सबको है स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, खुश रहना चाहिए, लेकिन जब वो पर्टिकुलर इंसिडेंस होता है तब वो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। You cannot control it with your intellect, with your logic. You can only control it with सिंपैथेटिक में से पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट करना आप सीख सकते हो। डिप्रेशन आज की डेट में ये भी बहुत बढ़ रहा है, तो क्या डिफरेंस है डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस में? बंदा थोड़ा सा सैड फील करता है ना, उसको भी जाकर के बोलता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। हर चीज डिप्रेशन नहीं है। मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है? मतलब एक बहुत बड़ा वर्ड लगता है कि इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। मेडिटेशन का मतलब सिंपली इतना है कि आप इसीलिए अटेंशन दो प्रकार की है, एक है वॉलंटियर अटेंशन और एक है इनवॉलंटरी अटेंशन। वॉलंटरी अटेंशन क्या है? माय गॉड, मतलब कितनी गलत डेफिनेशन अभी तक बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैं देखता हूँ कि गिल्ट है, ट्रॉमा है, ग्रीफ है। एनएलपी में इज देयर एनी वे और मेथड जिससे हम उन मेमोरीज को, उन ट्रॉमास को हम इरेज कर सकें? प्रॉब्लम मेमोरी के साथ में नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे विजुअल और ऑडियो हैं ये सब मिलके हमारे अंदर के प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जो हम कहते हैं ना कि टाइम हील्स, टाइम तो कुछ हील नहीं करता, टाइम का काम हील करना नहीं है। दोस्तों आज इंडिया में 70% से ज़्यादा जो प्रोफेशनल हैं जिनको स्ट्रेस के लेवल बढ़े हुए हैं, इंडिया को सेकंड मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री बोला जा रहा है। मतलब मैक्सिमम लोग 6 घंटे से कम की एवरेज स्लीप ले रहे हैं एंड इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और स्ट्रेस की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर, सारी की सारी चीज़ें डिस्टर्ब होने वाली हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि चूँकि मैं एक डायबिटीज रिवर्सल कोच हूँ, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं बीपी, शुगर, थायराइड का, आपने टेस्ट भी करा लिए, दवाइयाँ भी ले ली, लेकिन फिर भी आपकी बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही। उसका सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ हैं। जब तक आप इन इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करेंगे, इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक इन बीमारियों से छुटकारा पाना, दवाइयों को छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे बीच हैं इंडिया के रिनाउंड लाइफ कोच, एनएलपी कोच डॉक्टर YSR, जो इस पूरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने पास्ट पेनफुल मेमोरीज को एनएलपी की पावरफुल टेक्निक के माध्यम से उन्हें डिलीट कर सकते हैं और एक हेल्दी, हैप्पी, मीनिंगफुल, पर्पसफुल ड्रिवन लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो YSR सर, आप एक इंडिया के जाने माने एनएलपी कोच हैं और लाखों लोगों को आप अभी तक हेल्प कर चुके हैं उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो आज मैं आपसे एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट कॉमन चैलेंज है, जो आजकल न्यू नॉर्म हो चुका है, हर कोई बोलता है यार बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। आज से 20-30 साल पहले ये टर्म्स बहुत रेयरेस्ट सुनने को मिलती थी। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि ये स्ट्रेस होता क्या है और ये क्यों इतना तेजी से बढ़ रहा है आज? मतलब छोटे बच्चे, मतलब जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, वो बोलने लगे यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है। सो व्हाई इट इज सो? स्ट्रेस बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो कि आपकी बॉडी ना हमेशा एक इमरजेंसी मोड में जी रही है। एक फाइट फ्लाइट मोड के अंदर बॉडी चली जाती है। पहले फाइट फ्लाइट मोड आता था जब कोई थ्रेट होता था, कि सपोज कोई शेर आ गया, भालू आ गया, या फिर खाना नहीं मिलेगा, कोई अटैक हो सकता है, या फिर कोई बहुत तेज बरसात होने वाली है, कोई थ्रेटफुल सिचुएशन है, तो व्यक्ति फाइट फ्लाइट मोड में जाता था अपने आप को बचाने के लिए। तो एक इमरजेंसी मोड क्रिएट हो जाता है, फाइट फ्लाइट मोड। पर आजकल क्या हो गया है कि लोग हर समय इस इमरजेंसी मोड के अंदर जीने लगे हैं और इसका जो मेन रीज़न है, कई रीज़न है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कॉग्निटिव ओवरलोड जिसे कहते हैं। आपने कहा कि पहले इतना नहीं सुनने में आता था, तो आप अगर देखें तो जो होमोसेपियन है, जो हम अगर थोड़ा कुछ हज़ार साल पहले चले जाएं, तो हम 50-100 लोगों की ट्राइबल में रहते थे, तो हमें ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने का नहीं था, तो एक लिमिटेड लोगों के अंदर हम रहते थे। हमारे स्टिमुलस क्या थे, हमारे ट्रिगर्स क्या थे? ट्रिगर सारे नेचुरल ट्रिगर्स थे। नदी आपका ट्रिगर है, पेड़ पौधे आपके ट्रिगर हैं, मौसम आपका ट्रिगर है, जानवर आपके ट्रिगर हैं। तो आपके जो ट्रिगर पॉइंट थे, जो आपको सेंसरी इनपुट आ रहा था, वो इनपुट सिर्फ नेचुरली जो अवेलेबल है वहां से आपका इनपुट आ रहा था। तो बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके पास में थी प्रोसेस करने के लिए। तो प्लस आपको डिसीजन भी बहुत कम लेने होते थे पूरे दिन के अंदर, क्योंकि इतना सारा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आपको लिमिटेड चॉइसेस लेनी होती थी कि यू हैव टू फाइंड फूड, you don't have to become food, you have to find out your mate, you have to reproduce your babies, you have to take care and protect your babies। तो कुछ लिमिटेड चॉइसेस और डिसीजंस थी जो आपको पूरे दिन में करनी होती थी। लेकिन आज आप देखें,
आज तो हर व्यक्ति के दिमाग में जैसे कोई 50 टैब खुली हुई हैं हर मोमेंट पे। आज हम और अभी जब बात कर रहे हैं तो हमारे दिमागों में बैकग्राउंड में दूसरी टैब भी तो खुली हुई है, जो सुबह की टू डू लिस्ट हमने चालू करी थी वो हाँ बैकग्राउंड में तो है कि आज ये मीटिंग भी करनी है, ये किताब भी लिखनी है, ये सारी टैब्स ओपन है। करेक्ट। तो क्योंकि अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतना हो चुका है जिसकी वजह से हम लगातार एक कॉग्निटिव ओवरलोड में जी रहे हैं कि इतना सारा सेंसरी इनपुट है, इतने सारे नोटिफिकेशंस हैं, इतना सारा सोशल मीडिया है, इतना सारा डिजिटल डेटा है कि इस वजह से हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हाफ एक्टिव तो हमेशा ही है। ओके। मतलब जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो अवर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज वेरी एक्टिव। करेक्ट। तो वो आधा एक्टिव तो हर समय ही हम इमरजेंसी मोड में जी रहे हैं। तो टू मच इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, टू मच ऑप्शंस, टू मेनी चॉइसेस, टू मच टू कॉम्पीट, इस वजह से एक कॉग्निटिव ओवरलोड जो मॉडर्न ह्यूमन की लाइफ में बन गया है, ये एक बहुत बड़ा कॉज है कि आज हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर जी रहे हैं। सेकेंड कॉज अगर मैं बात करूं तो सेकेंड कॉज है जो हमारी लाइफस्टाइल है। आजकल आप देखें कि लोगों की लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गई है। ये हम कई बार सुनते हैं कि हमारा शरीर सबसे बेस्ट तब काम करता है जब वो मूव करता रहे, और माइंड सबसे बेस्ट तब काम करता है जब वो स्टिल रहे। लेकिन आज आप लोगों को देखें तो उनकी बॉडी जो चलनी चाहिए वो तो साइलेंट एक जगह पे स्टिल बैठी हुई है, पेड़ जैसी हो गई। और माइंड जो स्टिल रहना चाहिए वो दिन भर भाग रहा है, उसके अंदर थॉट्स दिन भर प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि आपकी बॉडी और माइंड अपनी नेचुरल डिजाइन के अपोजिट अपने जीवन को लगातार जी रहे हैं। तो जब आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो मॉडर्न ह्यूमन है इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ से गुजर रहा है, सफरिंग से गुजर रहा है। तीसरा इसका रीज़न है डाइट। राइट। कि आपने कहा कि पहले इतने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था, पहले फूड भी तो नेचुरल था आपका। करेक्ट। लेकिन आज आप देखें कि इतने सारे फूड हैं जो प्रोसेस्ड फूड हैं, जिनके अंदर शुगर है, जिनके अंदर हैवी कार्ब हैं, जिनके अंदर गंदे ऑयल्स हैं। तो हम इतना सारा जंक अगर अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं तो ये जंक क्या करेगा? ये जंक हमारी जो इंटरनल केमिस्ट्री है उसके अंदर इम्बैलेंसेस क्रिएट करेगा, फैट परसेंटेज को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो क्रिएट करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम आज स्ट्रेस में जीते हैं। एक और रीज़न है स्लीप डेप्रीवेशन, कि अगर आप प्रॉपरली सो नहीं रहे हैं। आज लोगों को देखें, लोग रात रात भर स्क्रॉलिंग करने में लगे हुए हैं। आज इंडिया का एवरेज स्क्रीन टाइम 2 घंटा 20 मिनट टाइप एवरेज स्क्रीन टाइम है आज हम लोगों का। लोग रात को जब सोने जाते हैं, जब तक वो बैटरी डेड ना हो जाए ना तब तक उनको नींद नहीं आती है, और सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम उनका है कि फ़ोन चेक करने का काम है। वेरी ट्रू। तो वो जो डिजिटल एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसकी वजह से वो जो हमारे स्लीप के सर्किट्स हैं वो सर्किट्स भी डिसरप्ट हो रहे हैं, और उसकी वजह से जब नींद पूरी नहीं होगी तो आप रिकवर नहीं करेंगे, रिपेयरिंग नहीं होगी बॉडी की प्रॉपरली, रिकवरी नहीं है, रेस्टेड नहीं है, रिपेयर नहीं हुई है बॉडी, तो अगले दिन आप क्या करेंगे? आप दिन भर चिड़चिड़े रहेंगे, इरिटेबल रहेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज स्ट्रेस का है। फिर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन। आजकल हम सोशल मीडिया पे इतना रहते हैं तो सोशल मीडिया, देखिए हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं। सोशल मीडिया है तो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक ज्ञान पहुंचा सकेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ तब तक यूज़फुल है जब तक आप उसे यूज़ कर रहे हैं। जिस दिन उस चीज़ ने आपको यूज़ करना चालू कर दिया, उस दिन सेम चीज़ आपके लिए डिजास्टर बन सकती है, आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो कंपैरिजन इतना है। पहले हम ट्राइब्स में जब थे तो आपके पास में कंपेयर करने के लिए 100-150 लोग थे जिसमें आप कंपेयर कर लेते थे कि इसमें मुझे राइज करना है। हाँ। अब आपके पास में तो पूरा खुला इंस्टाग्राम और फेसबुक और सब है। मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ तो जिसके 10,000 फॉलोवर हैं वो इस बात से दुखी है कि मेरे लाख नहीं है, जिसके लाख हैं वो इस बात से दुखी है कि मेरा मिलियन नहीं है, मिलियन वाला इस बात से दुखी है कि मेरा 10 मिलियन नहीं हो रहा, मेरा गोल्ड बटन आ गया, अब मेरा डायमंड बटन नहीं आ रहा। तो कंपैरिजन इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग अपने रिश्तों को सोशल मीडिया पे कंपेयर कर रहे हैं कि ये देखो ये लंच करने जाते हैं, डेट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं। तो लोग ये देखते हैं कि इनके रिलेशनशिप कितने बढ़िया हैं, हमारे रिलेशनशिप कितने खराब हैं, जबकि वो ये नहीं समझते कि जो इंस्टाग्राम पे आता है वो सिर्फ हाईलाइटेड वर्जन होता है। कई बार कपल एक अच्छी सी सेल्फी इंस्टाग्राम पे डालते हैं,
लेकिन वो सेल्फी से पहले उनका आधा घंटा झगड़ा हुआ था एडिटिंग को लेकर के, वो झगड़ा तो नहीं आया ना इंस्टाग्राम। सही बात है, पॉलिश्ड वर्जन आता है, जो हाईलाइटेड वर्जन है। हाँ। तो आप किसी की जिंदगी की हाईलाइट को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो तो Correct. स्ट्रेस तो आएगा ना। एक बहुत अच्छा कोट भी है सर कि कंपैरिजन इज ए स्लो पॉइजन ऑफ योर हैप्पीनेस। यस मतलब लगातार लगातार वही चल रहा है। यस ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही है। तो जब कंपेयर से लोग कंपैरिजन करते क्यों हैं, देखिए उन्हें लगता है कि इससे कंपटीशन आएगा। तो कई बार सपोज 2 लोग जिम जा रहे हैं, एक बंदे ने 10 पुशअप लगाया और दूसरा 10 के बाद रुका नहीं, तो वो उससे कंपेयर करेगा और शायद और पुश करेगा। तो कंपैरिजन से नो डाउट जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको अपनी स्थिति पता चलती है, आप में कंपटीशन की भावना आती है और वो कंपटीशन की भावना आपको मोटिवेट करती है कुछ और करने के लिए। मगर इस तरीके से पैदा हुआ कंपटीशन हमेशा आपको एग्जॉस्ट करेगा, आपको बर्नआउट दिलाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करेगा हमेशा। जैसे कि सिगरेट पीने से भी तो बंदा अलर्ट होता है, शराब पीने से भी तो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आता है। मैंने देखा है गांव में मेरे लोग शराब पीने के बाद में जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती वो इंग्लिश के नीचे बात नहीं करता। अरे सर मिथुन दा से अच्छा डांस करते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है। मगर क्या वो राइट सोर्स है कॉन्फिडेंस का? नहीं, इट्स नॉट राइट सोर्स, बिकॉज उसकी जो आप कॉस्ट पे कर रहे हो वो कॉस्ट बहुत बड़ी है। तो कॉन्स्टेंट कंपैरिजन जो है वो कुछ लिमिट तक ठीक है, लेकिन अब इतना खुला हो गई है दुनिया कि कंपैरिजन की कोई लिमिट नहीं है। ये आपकी जो कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड चला जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके जीवन में पैदा करेगा। तो ये कुछ रीजंस हैं। प्लस नेचर में नहीं जा रहे हैं लोग, प्रकृति में कम समय बिता रहे हैं ज़्यादातर। अगेन वही मोबाइल, टीवी, घर और वो जो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है उसी एनवायरनमेंट के अंदर अपना मैक्सिमम टाइम बिता रहे हैं। आप तो एक बहुत अच्छा कोट दे दें, बॉक्स टू बॉक्स लाइफ वाला। हाँ यस, तो बॉक्स टू बॉक्स कहीं ना कहीं लाइफ जी रहे हैं। तो वो जो ग्रीनरी, वो जो नेचर, वो जो मिलना चाहिए आंखों को, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये सारे कारण हैं जो सब मिल करके, किसी में ज़्यादा होगी कोई एक कारण, किसी में दूसरा कारण ज़्यादा होगा, मगर ये सब मिल के आज एक मॉडर्न ह्यूमन की लाइफ में एक स्ट्रेस पैदा कर दिया है। एक कांस्टेंट होड़ लगी है कि मुझे इससे आगे निकलना है, मुझसे उससे आगे निकलना है। उस होड़ के चक्कर में इंसान अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। बहुत अच्छा, मतलब आपने बहुत कंप्लीट डिटेल बता दी। और जब मैं डायबिटीज रिवर्सल की बात करता हूँ तो यही पिलर्स हैं बेसिकली हेल्थ के, होलिस्टिक हीलिंग के। तो एक आपने बात किया मेंटल हेल्थ, तो स्ट्रेस बेसिकली किसी की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल ग्रोथ किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है? मतलब देखिए स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, हर एरिया में इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो स्ट्रेस आपकी हेल्थ को ही इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि स्ट्रेस जितना ज़्यादा है, अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस है कि कभी कभार सिचुएशनल स्ट्रेस है तो ठीक है, एक्यूट स्ट्रेस उसे बोलते हैं कि सपोज आपका एक स्पीच होने वाला है, उससे पहले थोड़ी देर के लिए आप स्ट्रेस हैं, एक्यूट है, सिचुएशन गई, स्ट्रेस भी चला गया। मगर कुछ लोग क्रोनिक स्ट्रेस में हैं, यानी कि वो लगातार बस एक इमरजेंसी मोड में ही जी रहे हैं। लगातार उनका दिमाग बस यही सोच रहा है कि क्या गलत हो जाएगा। तो वो लगातार जो स्ट्रेस है वो क्या करेगा, आपके शरीर में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ा देगा। तो बहुत सारा कोर्टिसोल बनेगा। कोर्टिसोल सभी जानते होंगे कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, और जितना ज़्यादा ये शरीर में रहेगा उतना ज़्यादा आपको परेशान करेगा। तो कोर्टिसोल बढ़ेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है। जितना ज़्यादा व्यक्ति स्ट्रेस में रहेगा उसका डाइजेशन ठीक रह ही नहीं सकता। तो स्ट्रेस हमेशा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा जी। क्योंकि जब हम फाइट फ्लाइट मोड में जाते हैं ना, जब हमारा एमिगडाला एक्टिवेटेड है, हाइपर एक्टिवेटेड है, तो उस समय पे 3-4 चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं। जैसे कार के अलग अलग मोड हैं, हमारी मिक्सी के अलग अलग मोड हो सकते हैं, फ्रिज के अलग अलग मोड हो सकते हैं। तो इस मशीन के भी मोड हैं। तो जो एक मोड है वो है फाइट फ्लाइट मोड। जब बॉडी इस मोड में जाती है, यानी कि बाहर थ्रेट है, तो जैसे ही इस मोड में बॉडी जाती है, इस हमारे शरीर में कुछ इमीडिएट चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हमारी हार्ट बीट चेंज हो जाती है। हार्ट बीट विल चेंज। जो हमारा ब्लड सप्लाई, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी गट में जा रहा था, वहां से सिकुड़ जाता है। आपका ब्रेन कहता है कि अभी खाना पचाने की जरूरत नहीं है, अभी खाना बनो मत किसी का। वो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, तो वो थ्रेट जैसे ही डिटेक्ट करता है तो आपके गट में से ब्लड सप्लाई कम कर देता है और सारी ब्लड हाथ और पैरों की मसल्स में फेंकने लगता है, ताकि भागो चाहे लड़ो, दोनों में आपको हाथ पैरों की मसल चाहिए। तो जैसे ही फाइट मोड आपका एक्टिवेट हुआ, जैसे ही स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ,
आपका ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम में से कम हो गया और आपके हाथ पैरों के मसल में जाने लगेगा। सेकंड चेंज ये होगा कि आपकी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, आपकी जो बुद्धि है, जहाँ से आपका रीजनिंग और लॉजिक क्रिएट होता है, ये बंद हो जाएगी। एमिगडाला सीधा आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा। वो कहता है कि अभी बुद्धि लगाने का वक्त नहीं है, ठीक है, अभी बस रिएक्ट करो, अभी मुझे रिएक्ट करना है बस। तो बहुत सारे गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। यस, तो उसी टाइम पे व्यक्ति गलत डिसीजन लेगा ऑब्वियसली। कि तभी कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं तो मेक श्योर करें कि आप कोई फैसले ना करें। और आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम गुस्से में होते हैं तो बहुत इलॉजिकल बिहेवियर हमारा रहता है, एनिमलिस्टिक बिहेवियर। यस, जब आप उसमें से बाहर आ जाते हैं और फिर शांति से सोचते हैं तो आपको लगता है कि यार ये मैंने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप उस फाइट रिस्पॉन्स में थे उस समय पे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बुद्धि शट डाउन थी, लेकिन जब आप उस रिस्पॉन्स से बाहर आए तो बुद्धि वापस एक्टिवेट हुई। अब आप उस इवेंट को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन उस समय पे आप नहीं कर पा रहे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंज आ गया, आपकी बुद्धि ब्लॉक हो गई, आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। तो जितना समय हमें गुस्सा या हम स्ट्रेस में है, वो ये टेस्टेड है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। कहते हैं कि लगभग 20 मिनट तक, अगर एक फाइट फ्लाइट मोड का एपिसोड हमारा आया तो उसके अगले 20 से 25 मिनट तक हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल सप्रेस्ड स्टेट के अंदर रहता है। फिर हमारे लीवर में से एक्स्ट्रा शुगर निकाल के ब्लड में भेजना चालू कर देता है ब्रेन की, ब्लड में और एनर्जी चाहिए, मसल्स तक पहुंचानी है, तो ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर रिलीज होना चालू हो जाती है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है ताकि थोड़ा प्रेशर से मसल्स के अंदर ब्लड जाए, तो हमारी वेसल्स थोड़ी सिकुड़ जाएंगी तो प्रेशर से जाने लगेगा। तो इतना सारा चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। तबाही है सर ये तो। हाँ, ये पूरी तबाही है। और इससे इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, और हम सभी जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन से कई बीमारियां बन सकती हैं, ऑटो इम्यून आ सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां बन सकती हैं। तो स्ट्रेस तो सबसे पहले तो और किसी को प्रभावित करे ना करे, वो सबसे पहले आपकी हेल्थ को प्रभावित करेगा। नंबर 1 चीज वो ये करेगा। यहीं से बहुत सारे लोगों में स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज आना या ऑटो इम्यून आना, आजकल तो पूरी ब्रांच है विज्ञान की जिसमें कहते हैं साइकोसोमेटिक। साइको का मतलब है माइंड और सोमा का मतलब है बॉडी, कि माइंड से शरीर में आने वाली बीमारियां, कि माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, राइट, कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेमोरी है जो आपने ले रखी है, कोई ट्रॉमा, कोई ग्रीफ, कोई अनप्रोसेस हर्ट, ये सब अगर पड़ा हुआ है तो ये चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी केमिस्ट्री को बिगाड़ते हुए आपके शरीर के अंदर रिफ्लेक्ट किसी पेन की तरह, किसी बीमारी की तरह अलग अलग तरीकों से वो आपके शरीर के अंदर फिर एक्सप्रेस होने लग जाती है। यही शायद एक रीजन है कि जब मैं बहुत सारे पेशेंट को काउंसिल करता हूँ तो बोलते हैं कि सर मैं डाइट भी कर रहा हूँ, मैं सुबह घूमने भी जाता हूँ, बराबर दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, फिर भी मेरी शुगर ठीक नहीं हो रही, बीपी ठीक नहीं हो रहा। सो आई थिंक स्ट्रेस सही से मैनेज नहीं कर रहे, कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो ट्रॉमास पड़े हुए हैं वो कंसिस्टेंट उसे उस मोड में बना के रखे हुए। यस, तो वो स्ट्रेस आपके हेल्थ को सबसे पहले प्रभावित करेगा। राइट। सेकेंड चीज, अब क्योंकि आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी खराब हो रही है, आप इम्पल्सिव हो रहे हो, तो ये आपके डिसीजंस खराब करेगा। तो यानी आपके बिजनेस को भी खराब कर सकता है, ये आपके करियर को भी खराब कर सकता है, वहाँ आपकी परफॉर्मेंस को गिरा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार स्ट्रेस में रहता है उसका फोकस डिक्लाइन होगा, उसकी विल पावर डिक्लाइन होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी डिक्लाइन होगी, वो एक जगह पे अपनी अटेंशन को होल्ड कर सके वो नहीं कर सकेगा, वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उसकी जो परफॉर्मेंस है करियर में, प्रोफेशनल लाइफ है, उसको बिगाड़ेगी। तीसरी चीज़, आपके रिश्ते खराब करेगी, क्योंकि जो बंदा लगातार स्ट्रेस में है उसकी रेजिलियंस पावर डाउन हो जाती है। रेजिलियंस क्या है? हमारी शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। कि सपोज एक ऑल्टो गाड़ी और एक रोल्स रॉयस है, दोनों को सेम स्पीड ब्रेकर से आप गुजारें, ऑल्टो में पूरा उछल जाएगा व्यक्ति, लेकिन रोल्स रॉयस में पता भी नहीं चलेगा उसे। क्यों? क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर लगे हैं। तो रेजिलियंस कैपेसिटी हम सब की होती है कि हम कितना सेटबैक, कितना स्ट्रेस, कितना शॉक लाइफ में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जिनकी रेजिलियंस लो होती है वो थोड़े से खराब स्थिति के अंदर सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बड़ी से बड़ी भी परेशानी झेल जाते हैं क्योंकि उनकी रेजिलियंस पावर बहुत अच्छी है। जो व्यक्ति लगातार कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है तो उसकी रेजिलियंस डाउन हो जाती है, टॉलरेंस पावर उसकी डाउन हो जाती है। तो अब वो थोड़ा भी किसी ने उसको कुछ ऊंची आवाज में बोल दिया, कुछ कर दिया, अब वो लगातार रिएक्ट करेगा। वो नहीं करना चाहता ये कि मैं ऐसा करूं, बाद में रियलाइज होता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, रियलाइज भी होगा, लेकिन वो नहीं कर सकेगा। तो इससे जो उसके रिश्ते हैं, उसके रिश्तों में ड्रामा आएगा, टॉक्सिसिटी आएगी, प्यार कम होगा और
अल्टीमेटली उसके जो रिलेशनशिप हैं वो रिलेशनशिप भी ख़राब होंगे। तो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, हेल्थ ख़राब हो रहा है, करियर ख़राब हो रहा है, प्रोफेशन ख़राब हो रहा है। मतलब और पूरी जिंदगी की होट लगा रखी है हाँ, इस स्ट्रेस ने। तो मैं जानना चाहूँगा, पता सबको है स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, खुश रहना चाहिए, लेकिन जब वो पर्टिकुलर इंसिडेंस होता है तब वो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो मेरा पॉइंट ये है आपसे सर कि ऐसा कोई टेक्निक मेथड है जिसके द्वारा एक इंसान ऐसे भयानक कलयुग में, इतनी भयानक इन्फॉर्मेशन है बम्बार्डिंग चारों तरफ से, वो एक पीस और हैप्पीनेस को एंजॉय कर सके, स्ट्रेस को कम कर सके, मैनेज कर सके। इज देयर एनी वे? यस यस ऑफ कोर्स, स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके हैं, उसे हटाने के तरीके हैं। तो एक आपने अच्छी बात कही कि उस समय पता नहीं चलता हमें। हाँ, वो वो पर्टिकुलर पता टाइम इसलिए पे। नहीं चलता क्योंकि जब आप फाइट रिस्पॉन्स में है, मैंने कहा बुद्धि तो बंद हो गई आपकी, हाँ, और आपका जो ANS है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेटेड है। राइट, तो वही टेक केयर कर रहा है आपकी बॉडी की। वो राइट, बुद्धि से कंसल्टेंसी नहीं ले रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। ब्रेथ को शेलो करना, हार्ट बीट को बढ़ाना, वही सारा रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहा है। राइट, तो इस वजह से आपकी बुद्धि उसे कंट्रोल नहीं कर सकेगी। तो कई लोग जो गलती करते हैं वो उस समय सोचते हैं कि मैं बुद्धि से इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूं। नहीं, यू कैन नॉट कंट्रोल इट विथ योर इंटेलेक्ट, विथ योर लॉजिक, यू कैन ओनली कंट्रोल इट विथ अवेयरनेस। ओके, सिर्फ अवेयरनेस के साथ में और माइंडफुलनेस के जरिए आप उस रिस्पॉन्स को मैनेज कर सकते हो, उस इमोशन को रेगुलेट करना सीख सकते हो। यानी कि सिंपैथेटिक में से पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट करना आप सीख सकते हो। पैरासिम्पैथेटिक मीन्स कि रिलैक्सेशन की स्टेट आपके नर्वस सिस्टम में है, तो वो माइंडफुलनेस के जरिए होता है। देन व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ योर सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ escaping it, instead of running away from it, you have to face, you have to watch. Anything you resist will persist and anything you witness will dissolve. वाह, ये नेचर है माइंड का। जो भी आप विटनेस करोगे वो डिसॉल्व होने लगेगा। आपकी थॉट्स को आप विटनेस करने लग जाओ, वो डिसॉल्व करने लग जाएंगी। आपके इमोशन को आप विटनेस करने लग जाओ, वो डिसॉल्व करने लग जाएंगे। अगर अभी हम करके देखें तो जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड क्लोज योर आइज जी, एंड विटनेस योर थॉट, ऑब्जर्व योर थॉट। जो भी आपके माइंड में हो रहा हो उसको ऑब्जर्व करें, कुछ भी रोकना नहीं है। इफ द थॉट इज कमिंग, लेट इट कम, सिंपली वॉच द थॉट। बिल्कुल बारीकी से वॉच करें, वॉच द सोर्स पॉइंट, कि किस पल में वो उठ रही है, उस पल को देखें, देखते चलें। नो नीड टू रजिस्ट एनीथिंग, सिंपली वॉच इट। ओपन योर आइज। व्हाट हैपेंड? कुछ आई नहीं। कुछ नहीं आ रहा ना? व्हाई? बिकॉज यू आर विटनेसिंग। Whatever you witness, it will start dissolving. वाह, और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि people want to stop a thought with a thought. हाँ, मुझे ये नेगेटिव नहीं चाहिए या रोकना है, कंट्रोल करना चाहते हैं। कि मैं, कई मुझे कहते हैं मैं अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं अपनी थॉट को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं अपनी थॉट को कंट्रोल करना चाहता हूँ, ये भी तो थॉट ही है। यस, तो हाउ कैन यू स्टॉप अ थॉट विद अ थॉट? बिकॉज आप उस थॉट को तो बंद कर दोगे, अगली थॉट आ गई है वो तो थॉट से थॉट को बंद नहीं कर सकते आप सिंपली माइंड को अगर साइलेंट करना है तो एक ही तरीका है, बाय विटनेसिंग, बाय डिसॉल्विंग। हमारे वेदांतिक स्क्रिप्चर्स इसकी बात करते हैं, कृष्ण इसकी बात करते हैं, यस, जो साक्षी भाव, जो विटनेस कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, यही तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है विटनेस कॉन्शियसनेस का। सो आपको विटनेस करना पड़ेगा, जो आजकल साइंटिफिकली स्टडी की जा रही है। आजकल इसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। दैट आप माइंडफुलनेस मतलब कि आप योर एबिलिटी टू विटनेस द प्रेजेंट मोमेंट, कि प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस आप में कितनी है। तो वहां पे आप अगर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि थॉट डेंसिटी आपकी रिड्यूस होगी, और थॉट डेंसिटी रिड्यूस होगी तो आपका नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स होने लगेगा। आप उस इमोशन से भागे ना, उसे देखना चालू करें। तो मैं एक टेक्निक कहता हूँ, अपनी क्लासेस में भी कहता हूँ, दैट यूज दिस टेक्निक, कन्वर्ट योर व्हाट इफ इनटू व्हाट इज। वो इसी प्रिंसिपल पे, विटनेसिंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ज्यादातर हमारे स्ट्रेस का कारण क्या है कि हम या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, या फिर पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि उसका रिग्रेट कर रहे हैं कि ये गलती मैंने क्यों कर दी। वेरी ट्रू। तो दोनों ही केसेस में वी आर मिसिंग द प्रेजेंट मोमेंट। हम प्रेजेंट मोमेंट को कंप्लीटली मिस कर रहे हैं। मतलब माइंड है पेंडुलम की तरह, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में है ही नहीं है। यस, तो
वॉट इफ का मतलब क्या है कि आपका माइंड हमेशा सिनारियो बना रहा है. वॉट इफ आई फेल, वॉट इफ आई डोंट सक्सीड, वॉट इफ दैट पर्सन सेज नो, वॉट इफ आई लूज मनी, वॉट इफ आई डोंट गेट द वैलिडेशन. Right. तो वॉट इफ चल रहे हैं. तो वॉट इफ में जब आपका माइंड है, इसकी जगह पे आप क्या करो, वॉट इज में आ जाओ. इज का मतलब क्या है, अभी क्या हो रहा है, क्या होगा वो नहीं, क्या हो गया वो नहीं. अपना पूरी अटेंशन को, अपने पूरी ध्यान शक्ति को इस पल में ले आओ कि अभी क्या हो रहा है और कहाँ कहाँ पे ध्यान लाना है. सबसे पहले मेरे एनवायरनमेंट में क्या होना है, आंखें खुली रखनी है और ध्यान करना है कि मेरे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है. तो जैसे कि अगर अभी हम इस एक्सरसाइज को करें, दैट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, कि हम दोनों बात कर रहे हैं, माइक रखा हुआ है तो एक तो आवाज आ रही है, लाइट्स लगी है तो एक विजुअल आ रहा है. तो एक या दो विजुअल देखो, कलर देखो कि इस एनवायरनमेंट में कलर क्या है, उन कलर्स को देखो. फिर एक या दो आवाजें सुनो कि किस प्रकार की, कि ये हमारी आवाज आ रही है, कुछ एसी की आवाज आ रही है, तो ये एक दो आवाजें अभी चल रही हैं, विजुअल अभी चल रहे हैं. तो ये हुआ एनवायरनमेंट से आपने लिया दैट व्हाट इज हैपनिंग. नाउ फोकस ऑन योर इंटरनल एनवायरनमेंट. अब अपने अंदर ही एनवायरनमेंट में आओ कि मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है. ओके, मैं एंग्शियस हूँ, मेरी हार्ट बीट तेज चल रही है, मेरी ब्रीदिंग थोड़ी शैलो चल रही है, मेरे पैर हल्के से कांप रहे हैं, मेरे हाथों में हल्की सी शिवरिंग है. तो जो हो रहा है, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट. मुझे शिवरिंग रोकनी है, मुझे हार्ट बीट रोकनी है, मेरी ब्रीदिंग खराब हो रही है, कुछ नहीं. Don't try to resist anything, don't stop anything, don't judge anything as bad or good. उसे लेबल मत करो कि हार्ट बीट का तेज चलना अच्छा है बुरा है. नो लेबलिंग, नो जजमेंट, नथिंग. आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है सिंपली वॉच विदाउट जजमेंट. इसको जस्ट एक ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रैफिक पे जो कॉप खड़ा रहता है, ये जस्ट वॉचिंग. यस, मतलब कोई गाड़ी को रोक नहीं रहा, मर्सिडीज निकल रही है, BMW निकल रही है, ऑटो निकल रहा है, बैलगाड़ी निकल रही है, वो जस्ट देख रहा है. यस. तो अगर हम ऐसे हो जाएं तो उस समय पे आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट में देखा आपने जी. व्हाट इज, फिर आपने अपनी बॉडी में देखा कि बॉडी में क्या क्या हो रहा है उस समय पे, वो चेक किया. और फिर बाद में थर्ड स्टेज है आपकी ब्रेथ. अब आप ध्यान सांस पे ले आओ. और सांस को कहाँ पे देखना है, जब वो नोस्ट्रिल में एंटर हो रही है, तो एंटर होते समय जो कूल फीलिंग है, उस कोल्ड फीलिंग को ऑब्जर्व करना है. और बाहर छोड़ते समय जो वार्म फीलिंग हो रही है, कि जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो कोल्ड फीलिंग है, और जब मैं छोड़ रहा हूँ तो वार्म फीलिंग है. उस कोल्डनेस और उस वार्मथ, उसके ऊपर अपना ध्यान लेकर के आ जाओ. सो इससे होगा क्या, आपने कंप्लीटली व्हाट इफ सिनारियो बिल्डिंग से निकल करके, वो जो नॉइज, मेंटल नॉइज थी, उसमें से निकल करके आप सेंटर्ड इनटू द प्रेजेंट मोमेंट. एंजाइटी तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब उसे फ्यूचर मिले. ओके, एंजाइटी को फ्यूचर चाहिए, राइट. ठीक है. तो आप अगर प्रेजेंट में कंप्लीटली ग्राउंडेड हो गए, completely grounded in the present moment, that what is happening in the present, once you're grounded in the present moment, you are mindful, and now you will have relaxed nervous system. आपका जो nervous system है वो immediately relax हो जाएगा. आप कभी भी इसको ट्राई करके देखना. अगर आपको बहुत ज़्यादा anxious हो, आप उस समय पे बहुत ज़्यादा triggered feel कर रहे हो, just apply this technique, just go into what is happening right now, and you will feel that your nervous system is relaxed. अमेजिंग, अमेजिंग. और इसमें सिर्फ पैसे भी नहीं लगने, हाँ, हिमालय पे जाने की जरूरत भी नहीं. एनी टाइम, एनीवेयर, एनीवन कैन डू दिस प्रोसेस. यस. अमेजिंग. अब आपने बताया स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एक और इसके बड़े भाई होते हैं डिप्रेशन. आज की डेट में ये भी बहुत बढ़ रहा है. तो क्या डिफरेंस है डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस में? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री स्टेट्स? सी, डिफरेंस इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप डिफरेंस समझ भी लेंगे तो उससे कुछ ठीक होने नहीं वाला है. वेरी ट्रू, राइट. क्योंकि आप कोई किसी चीज को कॉग्निटिवली समझ लें तो उससे ठीक नहीं होगा. Solution नहीं हालांकि ऑफ कोर्स अंतर है कि एंजाइटी जो है उसके अंदर एक फाइट, एंजाइटी और स्ट्रेस सिमिलर है. तो एंजाइटी और स्ट्रेस के अंदर आपका एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कि बॉडी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अंदर है. आपके मे बी स्टमक में नोट बन रही है, बटरफ्लाई इन द स्टमक हो रहा है, या गले में चोकिंग सेंसेशन आ रहा है, या फिर चेस्ट पे हैवीनेस आ रही है, हार्ट बीट तेज हो गई है, शेलो ब्रीदिंग है, और ऐसा लग रहा है कि आई विल लूज कंट्रोल. राइट. और इसके एपिसोड्स आ रहे हैं आपको. ये नहीं कि आप हर पल ही एंग्शियस हैं, कि आप कभी कभी इस एंजाइटी के एपिसोड्स, कोई ट्रिगर आएगा और वो ट्रिगर आकर के उस एंजाइटी को एक्टिवेट कर देगा. लेकिन डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन क्लिनिकली अगर बोलें तो MDD से बोलते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. तो इट्स बेसिकली मूड डिसऑर्डर. डिप्रेशन जो है वो एक मूड डिसऑर्डर है, और एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहाँ पे आप कंसिस्टेंटली सैडनेस की फीलिंग में हो.
ओके। कंसिस्टेंट परसिस्टेंट सैडनेस है आपके अंदर, डिसइंटरेस्ट है, आसपास की चीज़ों में आपका कोई इंटरेस्ट, कोई मन नहीं लग रहा, जो चीज़ें आप पहले भी इंजॉय करते थे लेकिन अब आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है उन चीज़ों के अंदर, आपका फोकस हट रहा है, आपकी कंसंट्रेशन हट रही है, और वो इतना परसिस्टेंट है कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस को भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी ओवरऑल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, और ऐसा कंसिस्टेंटली चल रहा है मिनिमम 15 से 20 दिन तक लगातार। आप अगर इसी स्टेट में हो तब आप कह सकते हो कि आप एक डिप्रेशन की स्टेट के अंदर हैं। उसके बाद भी मैं कहूँगा कि हमेशा पहले डायग्नोज कराएं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास में, उसके बाद में ही उसको डिप्रेशन बोलें। आजकल ये भी है कि हर चीज एक बज़ वर्ड बन जाती है हाँ, सोशल मीडिया पे, वर्ड है, मतलब तो कुछ भी। बंदा थोड़ा सा सैड फील करता है ना, उसको भी जाकर के बोलता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। हर चीज डिप्रेशन नहीं है, हर चीज को आप डिप्रेशन मत बोल दो, राइट? थोड़ा सा आप सैड फील कर रहे हो, इट इज सैडनेस। थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हो, इट इज लोनलीनेस। इसका थोड़ा बोर फील कर रहे हो, इट इज बोर्डम। पर हर चीज को डिप्रेशन का नाम मत दे दो। इट्स एक्सट्रीम सिचुएशन। यस यस। और वहाँ पर एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है, हाँ, एक एक्सपर्ट की जरूरत एक एक्सपर्ट की जरूरत है। डायग्नोसिस हमेशा साइकियाट्रिस्ट से कराएं, कोई थेरेपिस्ट डायग्नोसिस नहीं दे सकता है। मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं डायग्नोसिस नहीं कर सकता हूँ। डायग्नोसिस का जो लीगल अधिकार है वो सिर्फ साइकियाट्रिस्ट का है। तो जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो साइकोलॉजी भी है, मेडिकल डॉक्टर भी है, वो मेडिसिन भी दे सकता है, तो डायग्नोसिस वो करेगा। उसके बाद में काउंसलिंग के लिए या फिर उससे जुड़े हुए जो परेशानियां हो रही हैं उनके लिए आप साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, थेरेपिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, और मेडिसिन और दोनों की एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे फिर आप मदद ले सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। तो जब आप ये स्ट्रेस के आपने बताया इतना बेहतरीन माइंडफुलनेस, यहाँ पर एक और टर्म यूज जनरली करते हैं कि भाई स्ट्रेस कम करना है तो मेडिटेशन करो। जी। तो मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है? मतलब एक बहुत बड़ा वर्ड लगता है कि इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा या कहीं साधना में बैठना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एग्जैक्टली मेडिटेशन इज? सी मेडिटेशन अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग अलग चीज़ें इसको डिफाइन करती हैं। तो मेरे लिए क्या है मैं वो बता देता हूँ ताकि एक सिंपल एप्लीकेबल तरीके से इसकी जो प्रोफेशनल डेफिनेशन या लिटरल डेफिनेशन में ना जा करके, मेडिटेशन का मतलब सिंपली इतना है कि आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीखते हैं। यू लर्न टू कंट्रोल योर अटेंशन। सो इट इज़ बेसिकली एन अटेंशनल कंट्रोल एक्सरसाइज। तो जब हम, जिसका सिंपल फॉर्मेट क्या है कि जो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है वो क्या है कि जहाँ पे आप एक आसन में बैठे हैं, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी आसन में बैठे, जो साइंटिफिक रिसर्च है वो ये कह रही है कि आपका पोज इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में पोजेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि आप पद्मासन में ही बैठे हैं, आप किसी पर्टिकुलर मुद्रा में ही बैठे हैं। लेकिन जो न्यूरोसाइंस मेडिटेशन पे रिसर्च करती है उसमें उन्होंने पाया है कि आप किस मुद्रा में बैठे हैं वो इतना मैटर नहीं करता है। बट आई फील कि एटलीस्ट किसी भी पोजीशन में बैठे आपकी स्पाइन सीधी रखें बस। बिकॉज अगर आप स्पाइन सीधी नहीं रखेंगे तो कई बार आपके सो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप अगर लेट के करोगे तो काफ़ी चांसेस है कि आप नींद में ही चले जाओगे। तो आई थिंक पद्मासन, सिद्धासन ये कहीं ना कहीं आपको अलर्ट रखते हैं और आपकी स्पाइन को सीधा रखने में मदद करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसका बेनिफिट आपको थोड़ा ज़्यादा वो आप एक्सपीरियंस करेंगे, भले ही वो लैब में वो अलग से नहीं दिख रहा है, बट आप खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर आप राइट पोज में बैठते हैं तो इट इज़ बेटर फॉर यू। बाकी आपको जैसे कंफर्टेबल हो, एक आसन पकड़ें आप स्पाइन को सीधा रख करके। सेकेंड स्टेप है कि अपनी आंखें वगैरह बंद कर लें, ऐसे एनवायरनमेंट में बैठें जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन फ्री हो एनवायरनमेंट। जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा, जितना कम नोटिफिकेशंस होंगे, जितना कम बोmbardment होगा, उतना बेटर आपका मेडिटेशन का एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो जितना हो सके एक शांत रूम में आप बैठ जाएं, आंखें क्लोज कर लें ताकि जो आसपास का डिस्ट्रैक्शन है वो आए ना। और फिर बेसिक है अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना चालू करें। तो जो आप ब्रेथ पे ध्यान दे रहे हैं उसे कहते हैं फोकस्ड अवेयरनेस। ओके। फोकस्ड अवेयरनेस का मतलब है कि आपकी अटेंशन को आपने एक एंकर दे रखा है। यू हैव एन एंकर। तो आपने यहाँ पे जो आपकी अटेंशन है उसको ब्रेथ से बांध दिया है कि अटेंशन कहाँ रहेगी, ब्रेथ पे रहेगी। तो एंकर क्या है कि अटेंशन अगर कहीं और गई तो वापस एंकर पे लाना है। सो योर ब्रेथ बिकम्स योर एंकर। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रेथ को ही एंकर लेना है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म है कि आप ब्रेथ को एंकर लेके चलते हैं। आप चाहें तो आप अपने जो बॉडी में कोई सेंसेशन है उसे आप एंकर ले सकते हैं। अगर आपका पेट ऊपर नीचे हो रहा है उसको आप एंकर ले सकते हैं। तो एंकर कुछ भी हो सकता है। अच्छा,
ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ब्रेथ ही एंकर होगी, बट अल्टीमेटली जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपका जो अटेंशन है उसका एक एंकर होना चाहिए। उस एंकर का काम क्या है कि आपका ध्यान कहीं पे भी गया हो, आपको वापस उस एंकर पे लाके रखना है उसे। तो इससे होगा क्या कि अटेंशन का नेचर ये है कि इट वांट्स टू बी डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, आपका जो ध्यान है उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहता है। तो आपने जब भी देखा होगा कि आपका जो माइंड है उसमें अलग अलग थॉट्स आती हैं, और आपका जो ध्यान है वो कभी एक थॉट की तरफ जाता है, फिर दूसरी थॉट पे जाता है, फिर इधर एनवायरनमेंट में कुछ आवाज आ गई तो उस पे जाता है। तो भागते ही रहता है मतलब। तो ध्यान जिधर ट्रिगर मिल गया उधर आपकी अटेंशन जाती है। इसीलिए अटेंशन दो प्रकार की है, एक है वॉलंटियर अटेंशन और एक है इनवॉलंटरी अटेंशन। वॉलंटरी अटेंशन क्या है? वॉलंटरी जो आप कॉन्शियसली चूज करते हैं, जैसे अभी हमने कॉन्शियसली डिसाइड किया ना कि हम इस पॉडकास्ट पे बात करेंगे, तो ये वॉलंटरी अटेंशन है, कॉन्शियसली डिसाइडेड है। लेकिन ये बात करते करते बीच में अगर कहीं आवाज हो गई पीछे, तो हमारा ध्यान इस माइक से हटकर कहाँ चला जाएगा? उस आवाज पे चला जाएगा। तो हमने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया, उस आवाज ने ही ध्यान को खींच लिया। ओके, दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी, यानी आपके कंट्रोल में नहीं है। राइट। तो जब आप कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का मतलब इनवॉलंटरी अटेंशन इज एक्टिव, कि कोई भी चीज आ रही है और आपके ध्यान को वहां पे ले जा रही है। तो फोन बजा, आपका ध्यान वहां चला गया, दोस्त ने कॉल किया, आपका ध्यान वहां चला गया, बाहर कोई आवाज आई, आपका ध्यान वहां चला गया। तो ये क्या है? इनवॉलंटरी अटेंशन है। वॉलंटरी अटेंशन क्या हुई कि आपने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि मैं यहीं पे। तो फोकस मीन्स वॉलंटरी अटेंशन को एनहेंस करना, डिस्ट्रैक्शन मीन्स इनवॉलंटरी अटेंशन जो है, जो आपके कंट्रोल के बिना इधर उधर जा रही है, दैट बिकम्स डिस्ट्रैक्शन। तो आप जब फोकस्ड अवेयरनेस में हो तो आप क्या कर रहे हो? अपनी अटेंशन को एंकर कर रहे हो, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एंकर कर रहे हो, जो कि हमने ज्यादातर लिए ब्रेथ। तो अब लोगों की परेशानी कहाँ चालू होती है? देखिए, आपने मेडिटेशन चालू करी, आपने ध्यान अपने ब्रेथ पे लेकर के आए। अब अटेंशन का नेचर क्या है कि इट वांट्स टू बी डिस्ट्रैक्टेड। वेरी ट्रू, राइट। तो अटेंशन एक जैसे ही थॉट पैदा हुई, ध्यान कहाँ चला गया? थॉट पे चला गया और उस थॉट के साथ में इंगेज करने लगा। अब अटेंशन का रोल पता है क्या है? अटेंशन का रोल है कि जहां पे भी अटेंशन जाएगी, ये आपकी कॉग्निटिव फैकल्टीज को साथ लेके जाएगी। ओके, यानी कि आपकी रीजनिंग, आपकी बुद्धि, आपकी एनालिटिकल पावर, आपके जो अवेयरनेस, सब चीजों को वहां पे लगा देगी। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे बात कर रहे हैं, बाहर एक साउंड आई, तो आपका ध्यान जैसे ही उस साउंड पे जाएगा, अब आप उसे एनालाइज करोगे, ये किसकी साउंड है, ये क्यों हुई थी, ये किस तरीके से आई, इससे मुझे कुछ खतरा तो नहीं है। राइट। तो अटेंशन कभी भी अकेली नहीं जाती है। ओके, अटेंशन का रोल ये है टू गाइड योर कॉग्निटिव फैकल्टीज। वेर एवर योर अटेंशन गोज, योर कॉग्निटिव फैकल्टीज ऑल्सो गोज देयर। ओके, राइट। क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि वो आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट था। राइट। तो आप जब जंगल में थे और झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई, तो यहाँ पे आपका मेडिटेशन काम नहीं आएगा। आपको तुरंत डिस्ट्रैक्ट होना है। राइट। और उन आवाज पे ध्यान देना है कि वो कहाँ से आई, क्यों आई, उसे एनालाइज करना है ताकि आप अटैक से बच सकें। सो बेसिकली ये एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इनबिल्ट है हमारे अंदर, दैट द वेरी नेचर ऑफ अटेंशन इज टू बी डिस्ट्रैक्टेड। उसका नेचर ऐसा है कि वो डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन में बचने के चांसेस हमारे ज्यादा थे। कि सपोज आप तालाब पे पानी पी रहे हो और आपका पूरा फोकस पानी पीने पे है, तो कभी भी कुछ भी आके आप पे अटैक कर सकता है। वेरी ट्रू। तो जब आप पानी पी रहे हो तो आपके सेंसेस इस तरीके से हैं कि कोई भी सिग्नल नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत पानी पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इधर से नोटिफिकेशन आ गया तो ध्यान इधर ले जाना है, उधर से आ गया तो उधर ले जाना है। तो जितना ज्यादा अटेंशन डिस्ट्रैक्टेड है वो आपका फायदा था। वही जब आप हंट करते थे तो हंट करते समय आपको फोकस होना पड़ता था। तो फोकस की भी यूटिलिटी थी, डिस्ट्रैक्शन की भी यूटिलिटी थी। फोकस क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए होता था, ज्यादातर समय डिस्ट्रैक्शन की यूटिलिटी थी। इसलिए डिस्ट्रैक्शन कम नेचुरली टू अस। डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए नेचुरल है, लेकिन फोकस करना के लिए एफर्ट चाहिए होता है। तो जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे माइंड की जो नेचुरल प्रकृति है,
जो लाखों सालों से प्रकृति बनी है जी, उस प्रकृति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं उसके। उसके थोड़ा सा विपरीत जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ट्रेन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि आप उसको ब्रेथ पे एंकर करना चाहते हैं और अब आपकी अटेंशन जाके डिस्ट्रीब्यूट होना चाहती है दूसरी जगहों पे। थॉट आई तो थॉट से एंगेज करेगी, बॉडी में सेंसेशन आया तो अब जाके बॉडी के सेंसेशन के साथ में एंगेज करेगी, बाहर कोई आवाज हुई तो उसके साथ एंगेज करेगी। लेकिन आपका काम क्या है, जैसे ही वो कहीं गई, बिकम अवेयर एंड ब्रिंग इट बैक टू योर ब्रेथ। करेक्ट, अगेन इट विल गो, ब्रिंग इट बैक टू योर ब्रेथ। तो जो रियल मेडिटेशन है वो ब्रेथ पे ध्यान रखना नहीं है, ध्यान का जाना और उसे वापस लाना। राइट, इनिशियल फेज में जाना और वापस लाना, दिस इज द मेन एक्सरसाइज। करेक्ट। और लोग क्या सोचते हैं, इसी चीज को लोग ये सोचते हैं कि मैं तो ध्यान रख ही नहीं पा रहा हूं तो मेडिटेशन मेरे बस की नहीं है। ओ माय गॉड, मतलब कितनी गलत डेफिनेशन अभी तक, मतलब मुझे भी ये समझ आया कि अभी तक यही था कि सांस पे ध्यान लगाना ही मेडिटेशन है, बट जो आपने बताया कि जो अटेंशन भाग रहा है उसको वापस लाना इनिशियल फेज में। हाँ, वो है आपके डंबल लगाना कि हाँ। डंबल नीचे गया, डंबल ऊपर आया। Yes, ठीक है, yes. तो ये जो मेंटल डंबल है, मसल हाँ। बाइसेप बन रही है आपकी, वो मेंटल मसल यहां से बनेगी कि ध्यान गया मतलब वो उसकी प्रकृति है, करेक्ट, पर आप जो लाए वो कॉन्शियस एफर्ट है। यस, फिर वो प्रकृति से बाहर गया, फिर आपने कॉन्शियसनेस से वापस लाए, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे शुरुआत के अंदर आपका ध्यान कहीं भटकेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भटक गया, या फिर थोड़ा लेट पता चलेगा। राइट, फिर समय के साथ क्या होगा कि भटका और विद इन सेकेंड्स आपको पता चल गया, अरे मैं कहाँ चला गया, मुझे Yes. वापस लाना है। विद इन सेकेंड्स यू विल नो कि भटक गया है और वापस ले आना है। फिर थोड़े दिन और प्रैक्टिस कर लोगे तो पता क्या होगा, जैसे ही भटका तुरंत पता चल गया, वापस ब्रेथ पे ले आए। और थोड़े समय बाद होगा भटकने वाला है, उससे पहले ही पता चल जाएगा। Right. और फिर होगा कि आप वहीं रह जाओगे, दो अल्टीमेट स्टेज है जो। हाँ, जहां पे आप वहीं ध्यान रखें। यानी कि अब आपने फोकस्ड अवेयरनेस को अचीव कर लिया है कि अब आपकी जो अटेंशन है वो अटेंशन आपकी बात सुन रही है, वो अपनी प्रकृति के हिसाब से नहीं कर रही है। काइंड ऑफ विचार शून्य अवस्था जैसी, जहाँ पर बिल्कुल शांत ये स्टेट आ जाती है। हाँ, मतलब स्टेट क्या होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी अटेंशन अब आपसे वो ले रही है, कि आपसे कंट्रोल ले रही है, आपसे, आपको एज अ मास्टर मान रही है और Okay. आपसे ऑर्डर ले रही है, कमांड ले रही है कि आपने कहा यहाँ रहना है तो वो यहीं रह रही है। तो वो अपने आप भाग नहीं रही, यानी कि वो अपनी प्रकृति को छोड़ रही है अब। ग्रेट, दैट्स द ट्रेनिंग। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है सर जी। एक, चूंकि मैं अभी खुद हीलिंग को समझ रहा हूँ, तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि जो मेडिटेट करने के लिए ट्राई करते हैं तो जनरली होता नहीं, क्योंकि दिमाग इतना भागता रहता है, इतने सारे अटेंशन आ रहा है, और आपने बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। लेकिन ओशो के एक कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे डायनामिक मेडिटेशन होता है, वो वहाँ पर पहले 45 मिनट आपके शरीर को इतना कर देते हैं, और उसके बाद की जो लास्ट की 15 मिनट की स्टेट होती है, वहाँ पर पता ही नहीं चलता। तो क्या ये एक सही तरीका है कि बॉडी को एग्जॉस्ट कर दिया जाए खतरनाक तरीके से? हाँ, ऑफ कोर्स कैथारसिस है, मतलब अलग-अलग स्टेजेस हैं, बट यस बॉडी पे कैथारसिस क्या है कि कैथारसिस मतलब कि जो भी आपने अंदर दबा रखा है, बॉइल्ड हो रहा है अंदर, उसको एक्सप्रेस कर देना, कि मतलब प्रेशर कुकर की सीटी खोल देने वाला काम है कि सारी हवा बाहर निकल जाए। राइट, तो ऑफ कोर्स डांस के जरिए, चिल्ला करके, तो इन सब चीजों के जरिए आप एक्सप्रेस कर देते हैं। फिर जब आपने सब कुछ बाहर छोड़ दिया तो यानी कि अब आपकी बॉडी रिलैक्स होने के लिए तैयार है, अब आपका माइंड रिलैक्स होने के लिए तैयार है। कई बार बहुत सारी ब्रीदिंग करवाते हैं, इतना ज्यादा उसे क्योटिक ब्रीदिंग, इतना ज्यादा ऑक्सीजनेटेड कर दिया उसे कि अब वो ज्यादा इंगेज ही नहीं कर रहा है किसी थॉट प्रोसेस के साथ में। राइट, तो यस, दीज थिंग्स वर्क, ये काम करती हैं। एक तरीका है, मतलब एक हैक है जिसके थ्रू आप जल्दी से उस स्टेट पे पहुंच सकते हैं। यस यस, अमेजिंग। तो एक वर्ड आपने यूज़ किया था इमोशनल हेल्थ, और आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैं देखता हूँ कि उनके पास पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, गिल्ट है, ट्रोमा है, ग्रीफ है। तो एनएलपी में इज देयर एनी वे और मेथड जिससे हम उन मेमोरीज को, उन ट्रोमास को हम इरेज कर सकें, जैसे कंप्यूटर में कमांड करके डिलीट कर देते हैं? इज देयर एनी वे और मेथड? या एनएलपी में ऑफ कोर्स आपकी पास्ट मेमोरीज को, आपके एक्सपीरियंसेस को मैनेज करने का प्रोसेस है। आप कभी भी कंप्लीटली डिलीट नहीं कर सकेंगे, और डिलीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो कोई भी एक्सपीरियंस जो है, जो हम एनएलपी में भी सिखाते हैं
कि एवरी एक्सपीरियंस हैज ए स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर कैन बी ऑल्टर्ड। हर एक एक्सपीरियंस का एक स्ट्रक्चर है, उसकी इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और उन इंग्रेडिएंट्स को चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपकी मेमोरी है उस मेमोरी में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो 4 चीज़ों से बना है। कि आपकी मेमोरी में कुछ विजुअल होंगे यानी कि वी, कुछ आवाज़ें होंगी यानी कि ऑडियो, विजुअल, ऑडियो। एनएलपी में के काइनेस्थेशिया होता है, जिसका मतलब है फीलिंग्स एंड सेंसेशंस, यानी कि स्मेल हो सकती है, टेस्ट हो सकता है, कोई सेंसेशंस हो सकते हैं, कोई फीलिंग हो सकती है आपके एक्सपीरियंस के अंदर। तो के है सेंसेशन, फीलिंग्स, एंड देन वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप दोहरा रहे हो। इसके अलावा आपके इंटरनल एक्सपीरियंस में और कुछ भी नहीं है। राइट। आपकी कोई भी मेमोरी आप निकाल लो, उस मेमोरी में कुछ आवाजें होंगी, कुछ शब्द होंगे, उससे बिल्कुल। कुछ फीलिंग बन रही होगी। कभी एंजाइटी बुरी है तो एंजाइटी की फीलिंग बन रही होगी, स्ट्रेस की फीलिंग, डर की फीलिंग बन रही होगी, ग्रीफ की फीलिंग बन रही होगी, रिग्रेट बन रहा होगा, गिल्ट बन रहा होगा। अच्छी है तो ग्रेटिट्यूड आ रहा होगा, प्यार, लव महसूस हो रहा होगा, Yes. हैप्पीनेस महसूस हो रही होगी, राइट, कंपैशन महसूस हो रहा होगा। तो प्रॉब्लम मेमोरी के साथ में नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे विजुअल और ऑडियो हैं, हमारे एक्सपीरियंस के अंदर जो विजुअल है, ऑडियो है और जो सेंटेंसेस हैं, शब्द हैं, ये सब मिलके हमारे अंदर के प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फीलिंग्स और सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो एंगर क्या है? फीलिंग है एक। एंजाइटी क्या है? एक फीलिंग है जो आप एंड में अपने उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो हमारी प्रॉब्लम ना वी और ए से नहीं है, सेंटेंसेस से नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है के से। कि जब हम उस मेमोरी को याद करते हैं तो उससे जो फीलिंग्स बन रही हैं, Yes. वी डोंट लाइक दोज इमोशंस, वी डोंट लाइक दोज फीलिंग्स। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस को हम पसंद नहीं कर रहे हैं। तो एनएलपी में एक्सरसाइज हैं, लेट गो करने की एक्सरसाइजेज होती हैं। लेट गो करने का मतलब है कि जो वी और ए है उसके साथ में के को डिस्कनेक्ट कर देना। ओके। डिस्कनेक्ट कर दिया मतलब आपने लेट गो कर दिया। लेट गो कर दिया मतलब कि अब वो मेमोरी दिखाई तो देती है, लेकिन अब आपके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग्स नहीं बनती है। तो आप जिसे मूव ऑन कहते हैं। तो जब आप सपोज किसी से प्यार करते थे और आपका ब्रेकअप हो गया और 7-8 साल बाद आप उससे आगे निकल गए, आपको नया प्यार लाइफ में मिल गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना आप उस व्यक्ति को भूल चुके हैं। उस व्यक्ति का चेहरा तो याद होगा, उस व्यक्ति के साथ बिताई गई मेमोरीज तो आपको याद होंगी, लेकिन आज वो आपको हर्ट नहीं कर रही हैं। Why? Because those visuals and those audios are not producing K now. उस समय पे K क्या था? Hurt was the K. Okay. Grief was the K. Getting it? तो NLP में there are methods to disconnect K from your memory. And the moment you disconnect, you feel liberated, you feel free. तो जैसे एग्जाम्पल, क्योंकि कई बार फैमिली में रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं कि 1980 शाम को 5:10 पर तुमने मुझे ऐसा बोला था, और वो आज भी प्रोसेस करते हैं। और मजे की बात, उन मेमोरीज को बार बार याद करते रहते हैं। मतलब बड़ा मजा आता है, एंड काइंड ऑफ पैटर्न जैसा बन जाता है, और वो हमेशा उसी ग्रीफ में तो रहते हैं। ये देखिए ऐसा क्यों होता है? मतलब जो हम कहते हैं ना कि टाइम हील्स, तो टाइम तो कुछ हील नहीं करता। टाइम का काम हील करना नहीं है, ठीक है। टाइम तो एक 4th डायमेंशन है, ठीक है। तो टाइम हील करने का मतलब यही है कि दैट दिस स्पेस इज हीलिंग मी, ठीक है। तो जैसे स्पेस हील नहीं करती है, वैसे टाइम भी हील नहीं करता। लेकिन हमें एहसास क्यों लगता है कि टाइम के साथ जैसे दुख कम हो जाते हैं हमारे? वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंस की क्वालिटी है, जो विजुअल की क्वालिटी है हमारे एक्सपीरियंस में, जो आवाज़ों की क्वालिटी है, वो समय के साथ में धूमिल पड़ जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम अपने नया घर बनाते हैं और उसमें सुंदर सा कलर कराते हैं, लेकिन 5 साल 6 साल में वो कलर फेड होने लगता है। तो वो नयापन, वो रिचनेस नहीं रहती है। तो एग्जैक्टली वैसे ही जो हमारी मेमोरीज हैं वो भी फेड होने लगती हैं, जिसकी वजह से उनसे जो के प्रोड्यूस हो रहा था हमारे अंदर, वो के प्रोड्यूस नहीं होता। और क्योंकि वो के प्रोड्यूस नहीं होता, इसका मतलब हमने उसे ओवरकम कर लिया है। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या है कि वो हर 6 महीने में अपना घर वापस कलर करा लेते हैं, वापस रिनोवेट करा लेते हैं। तो अब इसका घर पुराना होगा क्या? कभी नहीं होगा, इसका नहीं मतलब होगा। उनको बड़ा डेकोरेट सहेज के रखते हैं। मतलब हाँ, मरते दम तक माफ नहीं करूंगा, मतलब छोड़ने नहीं उन्हें। यस, क्योंकि लोगों को पता क्या लगता है, एक मिसकंसेप्शन, लोगों को सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन पता क्या है? कि किसी के प्रति हेट्रेड रख के मैं उसको पनिश कर रहा हूँ। हाँ, मतलब बिल्कुल। अगर मैं किसी से नफरत कर रहा हूँ ना, तो हमारी ये मान्यता है कि मेरी नफरत उस व्यक्ति को सजा दे रही है।
क्या बात। मेरा गुस्सा उस व्यक्ति को सजा दे रहा है। तो लोग माफ क्यों नहीं करते पता है? माफ इसलिए नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि नफरत करके मैं इस व्यक्ति को सजा दे पा रहा हूं, मगर वो ये नहीं देख रहे कि नफरत का जो कोर्टिसोल आपके अंदर शरीर में पॉइजन है वो तो आपके शरीर में है। सजा उसे नहीं मिल रही है, सजा आपके सेल को मिल रही है, सजा आपके इम्यून सिस्टम को मिल रही एवरी है। सिंगल डे। यस, आप हैं जो कि परेशान हो रहे हैं। उसने तो जो करना था कर लिया। यस, तो इसलिए एक अच्छी हमारी स्क्रिप्चर्स में आती है, एक एग्जाम्पल आता है बहुत अच्छा कि जब आपको सांप काट ले तो आपको पॉइजन को डील करना चाहिए या सांप के पीछे भागना चाहिए? पॉइजन। व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी? पहले पॉइजन को डील कर लो, सांप को बाद में पूछना कि तूने क्यों काटा मुझे, वो बात की बात है। तो एग्जैक्टली वैसे ही है कि पीपल होल्ड ग्रज, पीपल होल्ड रिवेंज, पीपल होल्ड हेट्रेड, बिटरनेस, पीपल होल्ड गिल्ट, ये सब होल्ड करके रखते हैं और ये सोचते हैं कि ये रख के मैं सामने वाले को सजा दे रहा हूँ। एक प्रकार की आप सजा नहीं दे रहे हो, आप खुद को सजा दे रहे हो। तो पहले उसको डील कर लो, भले ही सामने वाले को माफ करना है नहीं करना है, उसके साथ क्या करना है वो आपकी बात है, लेकिन पहले इस इमोशन को डील कर लो, उस के को हटा लो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए देयर आर टेक्निक्स इन NLP, तो वो तो थोड़ी लंबी हो जाएंगी जो पॉडकास्ट में हम कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आपकी ऑडियंस चाहती है तो मेरा हर वीकेंड पे 2 दिन का NLP फाउंडेशन होता ही है, तो दे कैन कम। वहाँ पे मैं ये टेक्निक भी कराता हूँ जिसमें हाउ टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, अपने पास्ट को कैसे लेट गो करना है वो वहाँ पे आकर के लाइव लर्न कर सकते हैं। हाँ, लाइव सीख सकते हैं। क्या बात है। और इसकी लिंक जो है वो इस वीडियो के पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि लाखों लोग अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं सर के पॉडकास्ट को देख के। तो जैसा आपने बताया कि लेट गो कर देना, तो एक वर्ड आता है फॉरगिवनेस। जी, पता सबको है कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता है फॉरगिव किसी को। तो कैसे करें, मतलब कोई ऐसा एक टेक्निक या तरीका? तो सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस क्या है वो समझना पड़ेगा। ओके। ज़्यादातर जो मीनिंग समाज के अंदर फैला हुआ है वो ये है कि फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को माफ़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि किसी पार्टनर ने चीट कर दिया आप पे, और अब आपको कोई सिखा रहा है, कोई गुरुजी आके बोल रहे हैं कि फॉरगिव एवरीबॉडी, तो आप कहोगे यार इस बंदे ने मेरे पे चीट कर दिया और आप कह रहे हो कि फॉरगिव कर दूं। तो यहाँ फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप उस बंदे को माफ कर रहे हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप उस बंदे को वापस एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अब उसको एक और मौका दे रहे हैं। दैट इज नॉट फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज नेवर अबाउट द अदर पर्सन, फॉरगिवनेस इज अबाउट योरसेल्फ। फॉरगिवनेस का मतलब सिर्फ इतना है कि जो रिसेंटमेंट आपने अंदर होल्ड कर रखा है, जो रिसेंटमेंट, जो ग्रज, जो बिटरनेस, जो एंगर आपने अंदर ले रखी है, क्योंकि जब आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं तो अनफॉरगिवनेस आपके शरीर में इस फॉर्म में रहती है। यस। तो अनफॉरगिवनेस कड़वाहट, अगर छोटी सी है तो कड़वाहट रहेगी, एक बिटरनेस रहेगी। अगर थोड़ी ज्यादा है तो हेट्रेड बन जाएगी, थोड़ी कम है तो हर्ट रहेगी, थोड़ी और ज्यादा है तो रिवेंज बन जाएगी। तो अनफॉरगिवनेस आपके अंदर रिवेंज की फॉर्म में रह सकती है, हेट्रेड की फॉर्म में रह सकती है, बिटरनेस की फॉर्म में रह सकती है, एंगर की फॉर्म में रह सकती है, हर्ट की फॉर्म में रह सकती है। तो ये 4-5 तरीके हैं जिस तरीके से वो अंदर बॉइल अप होती रहेगी आपके। फॉरगिवनेस का मतलब है गेटिंग रीड ऑफ दिस। ओके, इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट यू। इट्स अबाउट लेटिंग गो ऑफ द पॉइजन। ओके, उस पॉइजन को लेट गो कर लेना सबसे पहले तो, राइट? कैसे? बाय एक्सेप्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर मीनिंग कि फॉरगिवनेस जब तक सोचोगे मैं उस बंदे के लिए कर रहा हूं और मेरे गुस्सा रहने से उसका नुकसान हो रहा है, तब तक आप इसे रिलीज नहीं कर सकोगे। ओके। सबसे पहले तो ये कर लो कि मुझे फॉरगिवनेस क्या करना है। फॉरगिवनेस मतलब फर्स्ट पार्ट है एक्सेप्टेंस, राइट? ठीक है, कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे साथ ये बुरा हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट, मेरे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये सवाल चलेगा ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये वाई मी। एक्सेप्ट कर लोगे तो सवाल आएगा व्हाट नाउ। सो इंस्टेड ऑफ व्हाई मी, आस्क योरसेल्फ व्हाट नाउ, अब क्या करे, यहां से क्या, ये आपका सवाल आना चाहिए सबसे पहले तो। तो फर्स्ट लेट गो दैट, रिलीज दैट। सिंपली
कुछ NLP की सिंपल शॉर्टकट टेक्निक दूं तो उस इमोशन को देखो कि पहले तो लेबल करो कि क्या है इमोशन। मैं हर्ट महसूस कर रहा हूँ, एंगर महसूस कर रहा हूँ, हेट्रेड महसूस कर रहा हूँ, बिटरनेस महसूस कर रहा हूँ, रिवेंज महसूस कर रहा हूँ, रिसेंटमेंट महसूस कर रहा हूँ। फर्स्ट लेबल इट, वॉच इट कि क्या है ये, किस फॉर्म में है मेरे अंदर अनफॉरगिवनेस। देन लोकेट इट इन योर बॉडी कि इन बॉडी में मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ। शोल्डर में महसूस कर रहा हूँ, हार्ट पे हैवीनेस की फॉर्म में, गले में सफोकेशन हो रहा है, वेयर आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। देन वॉच इट इन द बॉडी, बॉडी पे इसको वॉच करो। एंड देन डीपली ब्रेथ इनटू इट, सांस लो, इनहेल करो, जैसे कि सांस कहाँ जा रही है उसी एरिया पे जा रही है और उस जगह को डिसॉल्व कर रही है, उस एरिया में जो टेंशन है उस टेंशन को रिलीज कर रही है। एंड देन एक्सेल, और एक्सेल के साथ में इमेजिन करो कि वो चीज बाहर निकल रही है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू विथ योर सेल्फ, बट फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द मीनिंग। ओके, कि इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, उसके साथ क्या करना है वो बात की बात है। यू कैन फॉरगिव एंड देन यू कैन चूज टू टेक अ डाइवोर्स। फॉरगिवनेस का मतलब सिर्फ इतना है दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू कंट्रोल हाउ आई फील। राइट, मैं अंदर क्या फील कर रही हूँ वो व्यक्ति अब कंट्रोल नहीं करेगा। तो मैंने अपना रिसेंटमेंट, हेट्रेड सब लेट गो कर दिया। अब वो लेट गो करने के बाद नाउ आई मेक अ डिसीजन कि अब इस बंदे का क्या करना है। क्या इस पे केस करना है, क्या इससे सेपरेट होना है, क्या इससे डाइवोर्स लेना है। ये एक्शन का हिस्सा है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ फॉरगिवनेस, दैट इज पार्ट ऑफ एक्शन। अमेजिंग। This is how you have to do by changing the meaning of forgiveness. But unfortunately लोगों को लगता है forgive करने का मतलब हुआ कि मैं उस बंदे को accept कर रहा हूँ। अच्छा, कई लोगों को भुला देना कि इसको छोड़ दिया, जाने दो। अच्छा, कईयों को ये भी लगता है कि forgive करने का मतलब है मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो सही था। हाँ, ये भी एक बड़ा ब्लंडर है। लोगों को लगता है अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना तो इसका मतलब है कि मेरे साथ जो हुआ वो सही था, जस्टिफाइड था। जी नहीं, आपके साथ जो हुआ वो गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एक्सेप्ट कर लेने से वो सही गलत नहीं होता है। आपके एक्सेप्ट करने से आपके अंदर जो बॉइल्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है और अब आप रिलैक्स्ड वे में बेटर डिसीजन ले सकोगे। बिकॉज रिसेंटमेंट में, एंगर में आप कभी भी बेटर फैसला नहीं ले सकोगे कि अब आपको करना क्या है। दैट्स व्हाई फॉरगिवनेस इज नेसेसरी फॉर हीलिंग, बिकॉज वंस यू गेट रीड ऑफ दोज इमोशंस, नाउ योर नर्वस सिस्टम इज रिलैक्स्ड, नाउ यू कैन थिंक क्लियरली, नाउ यू कैन डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू विद द पर्सन। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो वैसे सर आपसे मैंने स्ट्रेस पे बात की, स्ट्रेस के तरीकों पे बात की, इमोशनल हीलिंग पे बात की। लास्ट में इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई रिचुअल है, ऐसा कोई रूटीन है जिसको फॉलो करके कोई एक इंसान खुश रहे, मस्त रहे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके? देखिए, हर समय तो आप खुश रहें ऐसा ज़िंदगी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बिकॉज ज़िंदगी पोलैरिटीज़ में है कि आपको अगर आज से लेकर के हर पल अगर खुश रख दिया तो दैट यू कैनॉट एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस। आपने जो लाइट देखी है तो ही आपको डार्कनेस पता चलेगी, आपने डार्कनेस देखी है तो ही आपको लाइट पता चलेगी। राइट? आप अगर लगातार एक होमोजीनियस एक्सपीरियंस में है तो दैट एक्सपीरियंस विल बिकम बोर्डम फॉर यू। तो पहले तो ये अपेक्षा रखें ना लाइफ में कि लाइफ हमेशा आपको खुश रखेगी, ब्राइटर साइड रहेगी, ब्राइट रहेगी। ऐसी अपेक्षा ना रखें, इतनी अपेक्षा रखें कि नो मैटर लाइफ आपके सामने क्या दे, मैं हमेशा रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करूंगा और एक रिलैक्स माइंड के साथ में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, उस चैलेंज को डील करूंगा और जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं उस पर मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये हमारा एटीट्यूड रहना चाहिए। और अपनी वो बेस्ट स्टेट में रहने के लिए कि आप हमेशा एक रिलैक्स स्टेट में हैं, उस स्टेट में रहने के लिए जो मैं फॉलो करता हूँ कि मेरा उठने का, जब भी मैं उठता हूँ, उठने का जो पहला 1.5 घंटा है, 1.5, कभी कभी 2 घंटा भी, 1.5 घंटा से 2 घंटा, पहला 2 घंटा सिर्फ मेरी बॉडी और माइंड को जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं एक्सरसाइज की टर्म्स में अपना जिम जाता हूँ। जिम के साथ में, जिम मेरी बॉडी के लिए है, कभी कभार मैं जिम के साथ कुछ योगा करता हूँ, कार्डियो करता हूँ, वेट्स उठाता हूँ, प्लस मेडिटेशन। तो आप, या फिर जर्नलिंग, कि आप रिफ्लेक्शन करें कि आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप जर्नल करें उसको। तो जर्नल करने से बहुत क्लैरिटी आपको मिलती है। सो आपकी माइंड और आपकी बॉडी, इसके ऊपर उठते ही सबसे पहले आप काम करें। फिर बाद में दिन भर आप क्या खा रहे हैं उसका ख्याल रखें, दैट व्हाट यू आर पुटिंग इन दिस बॉडी, क्योंकि जो शरीर में जाएगा
वो आपके मन को भी प्रभावित करेगा, आपके शरीर को भी प्रभावित करेगा। इसका अगर आपने ख्याल रखा है तो आप मुझे बताइए कि आप दिन भर जो भी काम करेंगे ये शरीर इस्तेमाल करेंगे और ये माइंड इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, ये दो ही तो चीजें आप इस्तेमाल करने वाले हैं। वेरी ट्रू। तो वो एक बहुत फेमस कहानी है ना कि एक व्यक्ति था, काम मांग रहा था, तभी एक लकड़ी की फैक्ट्री में पहुंच गया, तो हुष्ट पुष्ट था। तो वहां पे एक मैनेजर था, उसने कहा कि ले तेरे को काम देता हूँ, ये पेड़ काटने का काम है। उसे कुल्हाड़ी दे दी और पेड़ काटने के लिए बोल दिया। तो उसने पहले ही दिन में 10 पेड़ काट दिए। सब लोग हैरान रह गए कि इतना पावरफुल बंदा है। अगले दिन 8 ही कटे, फिर उसके बाद में 4 ही कटे, फिर वो पूरा दिन लग रहा है लेकिन एक पेड़ भी उससे नहीं कट रहा। तो लोग हैरान हो गए, ये मेहनत पूरी कर रहा है, दिन भर काम कर रहा है, फिर भी इसका रिजल्ट क्यों नहीं है। तो मैनेजर आया और मैनेजर ने आकर के पूछा, सबसे पहले तू आके मुझे तेरी कुल्हाड़ी दिखा। तो कुल्हाड़ी तो भोंटी हो चुकी थी, तो पेड़ काटने पे तो ध्यान दिया लेकिन कुल्हाड़ी को शार्प किया ही नहीं। तो आप जो टूल इस्तेमाल कर रहे हो, उस टूल की सर्विस, उस टूल का अपग्रेडेशन और उस कुल्हाड़ी को शार्प करना बहुत जरूरी है। आपकी कुल्हाड़ी क्या है? योर बॉडी एंड योर माइंड आर योर एक्स। तो दिन भर आप इसे यूज करने वाले हैं, इसको आप हेल्दी रखने का प्रयास करें, अच्छी डाइट लें, वो दिन भर चलेगा। अच्छे से हाइड्रेट करें अपने शरीर को, सुबह उठते ही एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें या जर्नल करें। ये चीज़ों को मतलब नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। नो मैटर वेयर यू आर, विच पार्ट ऑफ द कंट्री, व्हाट यू आर डूइंग, ये चीज़ें नॉन नेगोशिएबल आपकी होनी चाहिए। तो फिर जो भी जिंदगी आपकी तरफ देगी, सुख देगी, दुख देगी, जो भी देगी, यू विल हैंडल इट विद ग्रेस। आप एक ग्रेस के साथ में उसे हैंडल करना सीखेंगे। ब्यूटीफुल, मतलब आपने पूरा सार बता दिया एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ का। और मैं देख पाता हूँ कि जितने भी सुपर डुपर सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, प्लेनेट में, उनका ये 1 घंटा माइंड एंड बॉडी के लिए फिक्स्ड है, मतलब नो मैटर व्हाट, नॉन नेगोशिएबल। लेकिन दिक्कत पता क्या है सर, ना टाइम नहीं मिलता। टाइम का बहुत बड़ा इशू है। आई एम ए बिजी वर्किंग प्रोफेशनल, मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, भयंकर जिम्मेदारियां हैं, उठ नहीं पाते सर सुबह। टाइम मिलने जैसी कोई चीज नहीं होती, बात प्रायोरिटी की होती है। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स जस्ट दैट आपने इसको प्रायोरिटी नहीं बनाई है, अपनी बात सिर्फ प्रायोरिटी की है। तो मैं खुद भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मैं भी अपने करियर के शुरुआती 8-10 साल तक ये जो मैं रूटीन आपको बताया, ये पिछले 4 से 5 साल से ही फॉलो कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने भी अपने शरीर को बहुत अब्यूज किया है कि वो हार्ड वर्किंग नेचर, बस ट्रेवल करना, प्रोग्राम्स देना, खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, कोई एक्सरसाइज नहीं, पानी पिया तो ठीक, नहीं पिया तो ठीक। सो आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट, बट मेरा भी यही मानना था उस टाइम पे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बिल्ड करना है। लेकिन विथ टाइम यू विल रियलाइज दिस थिंग कि आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, आपका फोकस डिक्लाइन हो जाएगा। तो जब वो कुल्हाड़ी ही भोंटी हो जाएगी तो फिर कितनी भी मेहनत कर लो ना तो कुछ अचीव कर सकोगे और फिर हेल्थ भी खराब कर लोगे। सो मेक इट अ प्रायोरिटी, आप उसे प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा, मतलब ये करना ही है। तो अगर आपके लिए नौकरी जाना इम्पोर्टेंट है तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट ही है, तो आपको समय निकालना पड़ेगा इसके लिए। वेरी ट्रू सर। आपको हिंदुस्तान को एक मैसेज देना हो कि ऐसा वो क्या करें जिससे वो एक होलिस्टिक हैप्पी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकें, जस्ट वन मैसेज, वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर बदलाव करें, व्हाट कुड बी दैट मैसेज? मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारे दिन में 24 घंटे हैं, जिसमें से 7-8 घंटे तो हम सोते हैं, 16 घंटे हम जागते हैं, और 16 घंटे अगर जागते हैं तो उसमें से 10 घंटे करीब हम काम करते हैं। यानी कि आपकी मेजॉरिटी जो लाइफ है, वेकिंग लाइफ जो है, वो वर्क में जाती है। चाहे कोई अगर हाउसवाइफ है तो वो शायद घर का काम कर रही हैं, जो मेल या फीमेल वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो वो अपना वर्क कर रहे हैं। तो आपकी जो वर्क लाइफ है वो आपके पैशन के अराउंड बिल्ड करें, आपके पर्पस के अराउंड बिल्ड करें। ऐसा काम चुनें जिस काम को करने में आपको मीनिंग मिलता है, पर्पस मिलता है, फुलफिलमेंट मिलता है, ये फीलिंग आती है दैट आई एम मेकिंग अ डिफरेंस। तो आपकी वर्क लाइफ अगर आपके पैशन के अराउंड हो गई, आपके पर्पस के अराउंड हो गई, मीनिंग ओरिएंटेड हो गई, चाहे फिर आप बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी करें। बहुत से लोगों को नौकरी में भी मीनिंग मिलता है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। जो भी करें, लेकिन अगर वो काम आपको मीनिंगफुल लग रहा है तो आपकी बाकी सारी चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। क्या बात है, ये $1 मिलियन सीक्रेट आपने बताया। बिकॉज मैंने अपना कैरियर जॉब से स्टार्ट किया था और अभी मैं ट्रेनिंग एंड कोचिंग में हूँ। सो आई फील वेरी हैप्पी, बट मेरे साथ के लोग अभी भी फ्रस्ट्रेटेड हैं और
डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ, बट आई एंजॉय माय वर्क। स्टीफन हॉकिंग ने जो एक मूवी आई थी उनकी लाइफ में ना, थियरी ऑफ एवरीथिंग, जी। तो उसमें एक सीन है जिसमें वो व्हील चेयर पे आते हैं और आगे ऑडिटोरियम में लोग बैठे हैं और वहाँ पे वो स्पीच के अंदर कहता है कि आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड एंड लकी। तो लोग शॉक हो जाते हैं, क्यों भाई, हाँ, तुम ऐसी तो सिचुएशन पूरी में तरीके से yes, पैरालाइज्ड हो, तुम कैसे correct. अपने आप को ब्लेस्ड और लकी बोल सकते हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी ये शारीरिक इशू की वजह से मैं बहुत सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन उसे मैं प्रॉब्लम नहीं मानता, क्योंकि मेरा माइंड फ्री है, मेरा माइंड कहीं पे बंधा हुआ नहीं है, मेरी इमेजिनेशन कहीं पे बंधी नहीं है, और मैं कुछ उन चंद लकी लोगों में से हूँ जिनको वो काम करने का पैसा मिल रहा है जो काम करना उन्हें पसंद है। क्या बात है। Science is my life and every day I get to do science and people pay me for that as well. I think that is the biggest blessing I can have. तो आप देखिए कि इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद भी जस्ट बिकॉज आपका वर्क सॉर्टेड है तो बंदा फिर भी ब्लेस्ड फील कर रहा है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच वायसर सर, आपने टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, यकीन मानिए इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा और अपने फैमिली के साथ देखिएगा, और इसको ज़रूर शेयर करें अपने उन फैमिली फ्रेंड्स के साथ में जो किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं और जो हेल्दी रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए इस पूरे पॉडकास्ट से क्या आपकी की टेक अवे रही, और उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। एंड आई एम श्योर ये जो नॉलेज आपको मिली है, दिस विल टोटली चेंज योर लाइफ। सो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।